लाख टके की बात में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। लाख टके की बात में आपको दिखाएंगे हिंदू विरोधी हिंसा, अखंड भारत समाधान, क्योंकि सीएम योगी ने देश के नाम खास और बड़ा पैगाम दिया है। आपको साथ ही दिखाएंगे सहयोगी हैं उपयोगी 50% पर बात बनेगी, क्योंकि अब एनडीए और इंडिया ब्लॉक के सहयोगी अपनी अपनी डिमांड लेकर मैदान में उतर चुके हैं। वहीं बात करेंगे अवधेश का चैलेंज, तो छोड़ देंगे राजनीति, क्योंकि फैजाबाद में जीत के बाद अवधेश प्रसाद का कॉन्फिडेंस ओवर हो चुका है। इसके साथ ही आपको दिखाएंगे सियासत का नवाब रेप कांड में हिसाब, क्योंकि रेप की धारा लगने के बाद नवाब यादव का डीएनए टेस्ट होने वाला है। और आखिर में दिखाएंगे दफ्न करो दहशतगर्दी। स्वतंत्रता दिवस की खुशी मनाने से पहले 14 अगस्त का दिन उस नरसंहार को याद करने का दिन है जब भारत के टुकड़े टुकड़े हुए और लाखों लोगों के नरसंहार के बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश का जन्म हुआ। विभाजन की इसी त्रासदी को याद करते हुए मुख्यमंत्री योगी ने बहुत बड़ी बात कही। सीएम योगी ने कहा, 1947 में बंटवारे के वक्त जिस तरह हिंदू विरोधी हिंसा हुई थी, ऐसा ही कुछ आज बांग्लादेश में हो रहा है। सीएम योगी ने साफ साफ कह दिया, अखंड भारत ही इस तरह की हिंदू विरोधी हिंसा का समाधान है। तो वहीं पर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर भी कांग्रेस पर निशाना साधा है। इसी पर आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। जो कार्य इतिहास में किसी युग में नहीं हुआ, दुर्भाग्य से सत्ता लोलुप कांग्रेस की त्रासदी के रूप में, विभाजन की त्रासदी के रूप में हम सबके सामने प्रस्तुत करते हैं। विभाजन विभीषिका दिवस यानी इतिहास की वो मनहूस तारीख, जिस दिन जब भारत के दो टुकड़े हुए, हिंदू मुसलमान के नाम पर बंटवारा हुआ, देश का विभाजन हुआ। आज योगी आदित्यनाथ ने पूरे देश को एक बड़ा संदेश दिया। देश की जनता को अतीत की गलतियों को भविष्य में न दोहराए जाने का संकल्प दिलाया। जो कार्य इतिहास में किसी युग में नहीं हुआ, वह दुर्भाग्य से सत्ता लोलुप कांग्रेस की सत्ता के प्रति अभिलिप्सा ने, लोलुपता ने त्रासदी के रूप में, विभाजन की त्रासदी के रूप में हम सबके सामने प्रस्तुत कर दी और स्वतंत्र भारत को एक ऐसा नासूर दे दिया जो आज भी इस भारत में आतंकवाद के रूप में, उग्रवाद के रूप में, अलगाववाद के रूप में लगातार पूरे भारत को दंश दे रहा है। जो त्रासदी 1947 में हुई, वैसी ही त्रासदी आज बांग्लादेश में फिर से हो रही, तीसरी बार हो रही। जहां हिंदुओं को पहली बार 1947 में निशाना बनाया गया, दूसरी बार 1971 में हिंदुओं का कत्लेआम किया गया और अब तीसरी बार 2024 में बांग्लादेश में सरेआम हिंदुओं का खात्मा किया जा रहा है। सीएम योगी ने कहा कि जो 1947 में हुआ, वो बांग्लादेश में आज फिर हो रहा है। बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए भारत में विपक्ष की कोई आवाज नहीं निकल रही है। महर्षि अरविंद ने जो 1947 के पहले उद्घोषणा की थी, आजादी की देश की विभाजन की त्रासदी आजादी के मिलने के बाद अक्सर उन्होंने इस बारे में अपनी चिंता व्यक्त भी की और उन्होंने इस बात को कहा था कि आध्यात्मिक जगत में पाकिस्तान कोई वास्तविकता नहीं है, या तो उसका भारत में विलय होगा या पाकिस्तान इतिहास से समाप्त होगा, हमेशा के लिए समाप्त होगा। क्योंकि आध्यात्मिक जगत में जब जिसका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है, उसको नष्ट ही होना है। एक तरफ सीएम योगी बांग्लादेश के हिंदुओं का मुद्दा उठा रहे हैं, तो दूसरी तरफ उसी लखनऊ में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के पोस्टर लग चुके थे। पोस्टर पर लिखा है, युवराज के सेकुलरिज्म का फर्जी ज्ञान, गाजा पर मचाते हैं कोहराम। भारतीय जनता पार्टी इन दिनों कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए नजर आ रही है, जिसके तहत आप देख सकते हैं कि राजधानी लखनऊ के 1090 चौराहे पर आज भाजपा की क्षेत्रीय उपाध्यक्ष अवध क्षेत्र डॉक्टर श्वेता सिंह द्वारा ये पोस्टर लगाया गया है, जिस पर लिखा है कि युवराज के सेकुलरिज्म का फर्जी ज्ञान, गाजा की बात पर मचाते कोहराम, बांग्लादेशी हिंदुओं पर फरमाते आराम। आप देख सकते हैं कि इस पोस्टर में राहुल गांधी की
संसद की कुछ तस्वीरों को लगाया गया है, जिसमें एक तस्वीर में वो गाजा की बात पर अपना सवाल रखते हुए नजर आ रहे हैं। इस तरह से इस चित्र को दर्शाया गया है, जबकि दूसरी ओर संसद में सोते हुए उनका एक फोटो लगाया गया है। यानी बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे जुल्म और हिंदुस्तान में विपक्ष की चुप्पी को बीजेपी मुद्दा बना चुकी है और विभाजन विभीषिका दिवस के दिन बंटवारे के लिए कांग्रेस को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहरा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अभी उपचुनाव की तारीखों का ऐलान भी नहीं हुआ है, लेकिन यूपी में सियासी संग्राम जरूर छिड़ चुका है। बीजेपी के सहयोगी इस उम्मीद में है कि उन्हें भी उपचुनाव में अपने अपने प्रत्याशियों को उतारने का मौका मिलेगा। तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में भी सीट शेयरिंग पर 50-50 वाले फॉर्मूले की बात शुरू हो चुकी है। लेकिन इन सब के बीच अखिलेश यादव बीजेपी पर दबाव की राजनीति को हवा देने लगे हैं और आखिर इसके पीछे की प्लानिंग क्या है, एक रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं। उत्तर प्रदेश का उपचुनाव 2027 से पहले सियासतदानों को तनाव दे चुका है। राजनीतिक पार्टियों पर खुद को साबित करने का दबाव बन चुका है। ऐसे में हर तरफ मीटिंग, मंथन और सीट शेयरिंग का समीकरण सेट होने लगा है। सपा ने 10 में से 6 सीटों पर पर्यवेक्षकों की घोषणा की है, जबकि 4 सीटों पर निर्णय अभी भी बाकी है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि जो बची हुई 4 सीटें हैं वो कांग्रेस को मिल सकती हैं। जहां बीजेपी के सहयोगी अपने प्रत्याशियों को दंगल में उतारने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में अंदरखाने सीट शेयरिंग पर टेंशन बढ़ चुकी है, क्योंकि एक तरफ एनडीए के सहयोगी संजय निषाद 1 से 2 सीट पर लड़ने की इच्छा जता रहे हैं, तो कुछ ऐसा ही मेलोड्रामा विपक्षी खेमे में भी है। हमारे कटहरी विधानसभा है और मझवा विधानसभा 2 हैं, अपने सिंबल पर लड़ने का उस दिन जो प्रभारी लोग हैं उनको घोषित किया जाएगा और जो और 8 सीटें हैं अलायंस के नाते एनडीए की, उस पर भी हम कुछ प्रभारी नियुक्त करेंगे जो जाकर हमारे वोट बैंक हैं उसे हम एनडीए के साथ मिलकर जीत दर्ज करें। नहीं, हम आपस में बैठ के बातचीत करके और पूरा एनडीए परिवार संगठित होकर हम लोकसभा चुनाव में भी लड़े हैं, विधानसभा की 10 सीटों पर हम संगठित होकर सब लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे। जहां तक गठबंधन से सीटों वाला विषय है वो केंद्रीय पार्टी तय करेगी। जैसा केंद्रीय पार्टी और हमारे गठबंधन दलों के साथ बातचीत पर सहमति बनेगी, हम सब मिलकर पूरी ताकत के साथ उपचुनाव में जाएंगे। एनडीए गुट में ही नहीं, इंडिया गठबंधन में भी सीट शेयरिंग पर खिचड़ी पक रही है, क्योंकि कांग्रेस 50-50 फॉर्मूले पर काम कर रही है। कांग्रेस 5 सीट पर चुनाव लड़ना चाहती है, जहां एसपी की हार उन 5 सीटों की डिमांड कर चुकी है। इस बीच सभी 10 सीटों पर कांग्रेस के पर्यवेक्षक नियुक्त हो चुके हैं, यानी इस बार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में सीट शेयरिंग को लेकर मामला तनावपूर्ण होने वाला है, क्योंकि फॉर्मूला 50-50 का लागू हो चुका है। उत्तर प्रदेश में हो रहे उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने अपने प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। कुछ विधानसभा में प्रभारी अभी नियुक्त होने बाकी हैं। समाजवादी पार्टी की पीडीए की सूची भी तैयार है। जैसे ही चुनाव की घोषणा होगी, पीडीए के प्रत्याशी वो सामने आ जाएंगे। पीडीए के लोग तैयार हैं भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को जवाब देने के लिए। दूसरे दलों की क्या तैयारी है वो दूसरे दल बताए। समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन मिल के इस चुनाव को लड़ेंगे। देखिए, ऐसा है कि 6 और 4 और 10 का मसला नहीं है। इंडिया गठबंधन 10 पर मिलकर चुनाव लड़ेगा। याद करिए, जनवरी और फरवरी जब इसी तरीके के कयास लगाए जा रहे थे कि साहब क्या होगा, हमने सीटें भी तय कर ली, एमिकेबली हम मिलकर चुनाव भी लड़े और जनता ने हमें अपना मैंडेट भी दिया। तो फिर हम अपनी सीटें तय कर लेंगे, हम मिलकर लड़ेंगे। एक तरफ इंडिया गुट में सीट शेयरिंग पर बात अटकी हुई है, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव बीजेपी पर दबाव की राजनीति को नया एंगल दे चुके हैं। अखिलेश यादव ने कहा, अफसरों को हटाने का नाटक चल रहा है। बीजेपी यूपी में चाहे जितना नाटक कर ले, बीजेपी को हारने से कोई रोक नहीं सकता। उपचुनाव में बीजेपी की हार तय है। दरअसल समाजवादी पार्टी के लिए 10 सीटों पर होने वाला उपचुनाव बहुत मायने रखता है। अखिलेश यादव और उनकी पार्टी ये साबित करना चाहती है कि लोकसभा चुनाव में 37 सीटें जीतना कोई तुक्का नहीं था। तो बीजेपी इस उपचुनाव में क्लीन स्वीप के जरिए लोकसभा के परिणाम का जवाब देने की तैयारी में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
और बात करते हैं उस सीट की जो उपचुनाव में सबसे हॉट सीट बन चुकी है। हम बात मिल्कीपुर विधानसभा सीट की कर रहे हैं। एक तरफ मिल्कीपुर सीट जीतकर सीएम योगी फैजाबाद में हार का बदला चाहते हैं, तो दूसरी तरफ अब अवधेश प्रसाद ने सीएम योगी को ही चैलेंज कर दिया है। फैजाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने दावा किया है कि मिल्कीपुर विधानसभा सीट उपचुनाव में जीतकर वो हर हाल में जीतेंगे। मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी की जीत तय है। इसके साथ ही उन्होंने कहा 2027 में बीजेपी के 50 से कम सीट आएगी। बीजेपी को 50 से ज्यादा सीट नहीं मिलने वाली है। और अगर चुनावी परिणाम उनके मन मुताबिक नहीं आए तो वो राजनीति से संन्यास भी ले लेंगे। आपको अवधेश प्रसाद का बयान सुनाते हैं। पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी हारेगी 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 और 50,000 वोट से ज्यादा हमारा उम्मीदवार जीतेगा। कोई भी आ जाए, दुनिया की कोई ताकत लगा दे, दुनिया की कोई ताकत लगा दे, मिल्कीपुर चुनाव में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हमारी सरकार बनेगी और अगर 50 सीट बीजेपी पा जाएगी तो आप लिख लीजिए, हमारे पास आइए, हम राजनीति छोड़ देंगे। 50 सीट 27 में नहीं पाएगी, सफाया हो जाएगा। और वहीं कन्नौज कांड में आरोपी नवाब यादव के खिलाफ रेप का चार्ज लग चुका है, तो अब बारी डीएनए टेस्ट की है। वहीं पूरे मामले में पहले दिन से ही संदिग्ध भूमिका में रही पीड़िता की बुआ पर भी शिकंजा कसता जा रहा है। हालांकि जिस तरह इस कांड में नवाब यादव का सियासी कनेक्शन सामने आया है, इस पर सियासत भी तेज हो रही है। इस बार डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और समाजवादी पार्टी के नेता उदयवीर कन्नौज कांड पर आमने सामने आ गए हैं। आपको इसी पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं। कन्नौज रेप कांड का बिगड़ैल नवाब सलाखों के पीछे है। कभी सपा के बिगड़ैल नवाब रहे आरोपी पर सियासत हो रही है। और अब उसी नवाब सिंह यादव की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रेप की धारा में केस दर्ज किया है। इससे पहले मजिस्ट्रेट के सामने पीड़िता ने अपने साथ रेप की बात कबूली, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रेप की धारा जोड़ी है और अब डीएनए टेस्ट भी होगा। पीड़िता का मेडिकल एग्जामिनेशन आज कंप्लीट कराया गया, साथ ही न्यायालय में उसका बयान कराया गया, जिसमें उसने दुष्कर्म की बात कही है। इसमें विवेचना में अब दुष्कर्म की धाराएं बढ़ाई जाएंगी। उधर पुलिस ने पीड़िता की बुआ के खिलाफ भी पॉक्सो एक्ट में धारा जोड़ी है। पीड़िता की मां ने बुआ के खिलाफ भी शिकायत की थी। पुलिस ने बुआ को जांच के लिए बुलाया था, हालांकि वो जांच के लिए नहीं पहुंची, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया है। बैठी थी मैं चेयर पे, नवाब भैया से बैठ के मैं बात कर रही थी और लड़की ने बोला कि मेरे को मोबाइल दे दीजिए 2 मिनट के लिए, मैं मम्मी से बात करूंगी। तो मैंने उसको फोन दे दिया था और मैं चेयर पे बैठ के उनसे बात करने लगी। अब कैसे उसने 100 नंबर पे कॉल कर दिया पता नहीं। तो क्या मानसिक तौर से कुछ बीमार है बच्ची क्या? वो किसी के बहकाने में तो आ जाती है। अगर कोई उसे मोबाइल वगैरह चलाने को दे दे या उससे प्यार से को पेश आता है कोई भी, तो वो बहुत जल्दी भड़काने में आती है। तो जैसे आप कह रहे हैं बच्ची जो है किसी के भड़काने, किसने भड़का दिया, किसने ऐसा कर दिया? देखिए, किसी का कुछ नहीं कह सकते हैं कि 3-4 लोग हैं जो मैं बता रही हूँ कि सपा पार्टी से ही है, ठीक है, और वो पंडित है और समय आने पे मैं उनके नाम आपको क्लियर कर दूंगी। जब आवश्यकता जरूरत पड़ेगी तो मैं बताऊंगी। आरोपी नवाब यादव समाजवादी पार्टी का नेता रहा है, तो ऐसे में सियासत भी जबरदस्त हो रही है। बीजेपी अखिलेश यादव को घेरते हुए समाजवादी पार्टी को अपराधियों की पार्टी करार दे रही है, तो बचाव में सपा के नेता भी पलटवार कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी और सभी प्रकार के अपराधों का होना, ये दोनों ये पार्टी के कार्यकर्ता और अपराध ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इनसे इस राज्य की जनता रक्षा करे, भगवान रक्षा करे, और ये लोग पहले आत्ममंथन और आत्मचिंतन करें। अपने आप को अलग कर दिया समाजवादी पार्टी, करे वो हमारे नेता नहीं है। अरे अलग करने से बच जाएंगे क्या? जो जग जाहिर है कि उन्हीं के नेता हैं, उन्हीं के प्रतिनिधि रहे हैं, उन्हीं की पार्टी के हैं। केशव प्रसाद मौर्य जी बेरोजगार व्यक्ति हैं, विभाग मिला हुआ है, डिप्टी सीएम का पद मिला है, काम कोई योगी जी ने दिया नहीं है, इसलिए उल जलूल बोलते रहते हैं।
वो खुद आपराधिक प्रवृत्ति के आदमी हैं। उन पे 18 मुकदमे थे, सरकार में आ गए तो उन्हें वापस ले लिया। कोई कोर्ट ने तो उन्हें बरी किया नहीं, किसी अदालत से तो निर्दोष साबित हुए नहीं। तो इस तरह की मानसिकता के लोग काम नहीं करते, केवल इसी तरह के उल्टे सीधे बयान देते हैं। अयोध्या के बाद कन्नौज रेप कांड में समाजवादी पार्टी के नेता का नाम और डीएनए टेस्ट की मांग पर पहले भी सियासत हुई और अब भी हो रही है, लेकिन इंसाफ की आस में पीड़ित परिवार है जिसकी सरकार से गुहार है। जिस तरह अयोध्या में मोहित के खिलाफ एक्शन हुआ, कुछ उसी तरह कन्नौज में भी दरकार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आरोपी नवाब यादव समाजवादी पार्टी का पूर्व नेता रहा है, तो ऐसे में सियासत भी जबरदस्त हो रही है। बीजेपी और बीएसपी दोनों ही समाजवादी पार्टी पर हमलावर हैं और नवाब यादव से कनेक्शन गिना रखी हैं। तो उससे को दूसरा नेता अखिलेश यादव के बाद यदि किसी का नाम कन्नौज की धरती पर लिया जाता है, उसका नाम है नवाब सिंह यादव। और आज उससे पल्ला झाड़ना, तो मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, समाजवादी पार्टी का बहुत घृणित चेहरा है। लेकिन पहले से ही पल्ला झाड़ लेना, जो कि सारे सबूत हैं, इसके क्या राज है, इसकी गहनता से जांच होनी चाहिए कि आखिर नवाब सिंह यादव से पल्ला क्यों झाड़ा जा रहा है। इंडिया गठबंधन के 10 मई की रैली पे वो मंच पे शामिल थे, मंच पर बैठे हुए थे। निकाला हुआ कोई भी पार्टी का कार्यकर्ता प्रत्याशी राहुल गांधी के साथ, अखिलेश यादव के साथ और इतने बड़े बड़े नेता उनके साथ ये कैसे मौजूद रहा? ये साफ सफेद झूठ बोला जा रहा, जनता को गुमराह किया जा रहा। और अब बात करेंगे जम्मू कश्मीर में बढ़ती आतंकवादी घटनाओं की। कल देश अपना 78वां स्वतंत्र दिवस मनाने जा रहा है। उससे पहले आज आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ में भारतीय सेना के एक कैप्टन शहीद हो गए। कैप्टन दीपक सिंह 48 राष्ट्रीय राइफल्स में पोस्टेड थे। वो डोडा पटनीटॉप के अस्सार पट्टी इलाके में आतंकियों की गोली से शहीद हो गए। कैप्टन दीपक सिंह 2020 में सेना में शामिल हुए थे। वो उत्तराखंड के रहने वाले हैं। बीते 4 महीने में जम्मू कश्मीर में करीब 84 आतंकवादी घटनाएं हुई हैं, जिसमें 20 जवान शहीद हो गए, 14 आम नागरिकों की मौत हो गई और 35 आतंकवादी मुठभेड़ में ढेर हुए हैं। इसी पर आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट, सुरक्षा बल से आतंकियों की मुठभेड़। देवभूमि उत्तराखंड के लाल की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। उन्होंने जिस आतंकवाद के खात्मे के लिए, भारत माता की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है। एनकाउंटर में एक कैप्टन शहीद। 15 अगस्त से पहले जम्मू कश्मीर के डोडा में एक बार फिर आतंकियों और सुरक्षा बल के बीच मुठभेड़ हुई है। आतंकियों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन में सेना के एक कैप्टन शहीद हो गए, जबकि 4 आतंकियों में 2 को सुरक्षा बल ने मार गिराया। ये मुठभेड़ डोडा पटनी टॉप, जहां सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों ने सेना के जवानों पर फायरिंग कर दी और घने जंगलों में छिप गए। आतंकियों की तलाश में सुरक्षा बल ने सर्च ऑपरेशन चलाया, जिसमें दोनों तरफ से ताबड़तोड़ गोलीबारी की गई। एनकाउंटर में भारतीय सेना के 48 नेशनल राइफल्स के कैप्टन दीपक सिंह शहीद हो गए, जबकि सुरक्षा बल ने 2 आतंकियों को मार गिराया। जम्मू कश्मीर के पत्नी टॉप इलाके में एक मुठभेड़ होती है। देर रात कुछ आतंकियों को देखा जाता है। भारतीय सेना के जवान उन आतंकियों पर अंधाधुंध फायरिंग करते हैं, जिसमें एक आतंकी घायल हो जाता है। लेकिन उनके साथ जो बाकी 3 आतंकी, जो कि बताए जा रहे हैं कि 4 टोटल आतंकी थे, बाकी आतंकियों ने सेना के एक अफसर पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी, जिसके बाद एक जो सेना का अधिकारी था वो शहीद हो गया है। घटना स्थल से सुरक्षा बल ने कई हथियारों के साथ अमेरिकी M4 असॉल्ट राइफल और आतंकियों के 3 बैग बरामद किए। बड़ी बात यह है कि पिछले कुछ दिनों में आतंकवाद कश्मीर घाटी से जम्मू के इलाकों में शिफ्ट हो गया है और जम्मू के घने जंगलों को आतंकी छिपने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में पिछले 5 दिनों में सुरक्षा बल की आतंकियों से ये चौथी मुठभेड़ है। 11 अगस्त को किश्तवाड़ जिले के जंगलों में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच फायरिंग हुई थी।
इसी दिन उधमपुर में बसंतगढ़ के जंगलों में भी सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच गोलीबारी हुई थी। 10 अगस्त को अनंतनाग के कोकरनाग में आतंकियों की फायरिंग से हवलदार दीपक कुमार यादव और लांस नायक प्रवीण शर्मा शहीद हो गए थे, जबकि 3 जवान और 2 नागरिक घायल हुए थे। और आज पटनी टॉप में आतंकवादियों के साथ ये मुठभेड़ हुई। जानकारों का कहना है कि यह आतंकवादियों की हिट एंड रन स्ट्रेटेजी है, जिसमें वो सुरक्षा बल को निशाना बनाते हैं, फिर कायरों की तरह भागकर जम्मू के घने जंगलों में छिप जाते हैं। अभी वो चल रहा है, ऑनगोइंग है। तो ये जो टेररिस्ट हैं ये हिट एंड रन टैक्टिक्स फॉलो कर रहे हैं, जंगलों में छुपते हैं और रैकी करते हैं, सर्विलेंस रखते हैं और जब मौका लगता है घात लगाकर अटैक करते हैं और उसके बाद गायब हो जाते हैं। ये न्यू टैक्टिक्स टेररिस्ट फॉलो कर रहे हैं और हमारी फौज, हमारी सीएपीएफ, हमारी पुलिस ये इसको अच्छी तरह जानती है और इनके पीछे लगी है। बहुत जल्दी इनका खात्मा कर दिया जाए। उधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज जम्मू कश्मीर में बढ़ते आतंकवाद को लेकर दिल्ली में एक बैठक की, जिसमें तीनों सेनाओं के प्रमुख और एनएसए अजीत डोवाल मौजूद रहे। बड़ी बात यह है कि जम्मू कश्मीर में अक्टूबर-नवंबर में चुनाव कराए जा सकते हैं, जिसको लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। आज ही जम्मू कश्मीर में चुनाव को लेकर केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला की चुनाव आयोग से बैठक हुई, जिसमें सुरक्षा के तमाम पहलुओं पर चर्चा की गई। क्या ऐसे समय में आतंकवादी संगठन अपनी नापाक हरकतों से जम्मू कश्मीर को दहलाने की साजिश रच रहे हैं? ये बड़ा सवाल है। और इन्हीं तमाम खबरों के साथ लाख टके की बात में आज के लिए इतना ही। खबरें जारी हैं, बने रहना।